नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके जो 4th सेमेस्टर के जो साइंस के क्लास हैं, वो पवन सीरीज़ से महामैराथन के रूप में हम स्टार्ट किए हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि एक साथ मैं दे पाऊँगा आपको, क्योंकि कुछ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर जो चीज़ें दिख रहे हैं, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं सिस्टम में, इस वजह से मैं एक-एक करके कम से कम 3 या 2 पार्ट में मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। आज कोशिश करूँगा बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी खत्म हो जाए और दीर्घ उत्तरी के लिए मैं एक अलग सा वीडियो बना लूँगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है एक-एक चीज़ देखते चलेंगे। मैंने आंसर को छुपा दिया है, जैसा कि आपको पता है कि पवन सीरीज़ में आंसर भी दिया रहता है साइड में, तो हम हो सकता है कि कुछ ब्रीफली में भी बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करूँ आपको। तो आप हमारे साथ 1 घंटे तक लगातार बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक हैं। आपको पता होना चाहिए जो पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बताइए कौन है जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक? क्या डार्विन है या लैमार्क हैं या फिर दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए लैमार्क और डार्विन दोनों ने उत्विवाद पे काम किया था। यानी कि लैमार्क और डार्विन, लैमार्क का जो था जिराफ वाला था, उस पर डार्विन ने आपत्तिजनक आपत्तिजनक सारी चीज़ें कहे थे। फिर लैमार्क ने उस चीज़ को डाइवर्ट कर दिया कि जो चीज़ें हम अपने एक तरह से हमारे जेनेटिक्स में कभी हम जेनेटिक्स जो प्रॉब्लम्स होते हैं जेनेटिक्स वाले, वो हमारे उत्विकास में एक तरह शामिल होते हैं। और जैसे कि ये लैमार्कवाद जो पहले ही यह बता चुके थे कि जिस चीज़ का जिस अंग का हम उपयोग नहीं करेंगे अपने, वह एक तरह से विलुप्त हो जाएगा। तो बाद में इनका एक तरह से डार्विन ने इसका विरोध किया। डार्विन का कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो चीज़ जिस चीज़ का हम अगर उपयोग नहीं करेंगे या फिर जो चीज़ हमारे साथ बार-बार होंगी, वह चीज़ें हमारे भविष्य के पीढ़ियों में ही देखने को मिलेंगी। ऐसा संभव नहीं है। अन्यथा क्या होता कि माता के अगर नाक कट गए या फिर कान छेद लिए, माता के कान छिदे माता मतलब कि महिलाएँ जो कान छिदवा लेती हैं, नाक छिदवा लेती हैं, तो उनके बच्चे फिर नाक छिदे हुए और कान छिदे हुए क्यों नहीं पैदा होते हैं? तो इस पे डार्विन ने आपत्तिजनक बातें कहीं, फिर लैमार्क ने उसमें सुधार किया। तो लैमार्क ने ये कहा कि जब हमारे जेनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है या फिर जेनेटिक्स में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, हमारे आने वाले पीढ़ियों में वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर जेनेटिक्स में परिवर्तन नहीं हुए हमारे आज के रवैये से, आज के प्रैक्टिस से, तो वो चीज़ें हमें एक तरह से वैसे के वैसे सेम मिलते हैं। जिस प्रकार से जिराफ का गर्दन ऊँचा हो गया था, आपको पता है, क्योंकि नीचे घास घास और उसके खाने वाले जो सामान थे, वो नहीं मिल रहे थे, तो वो अपना गर्दन ऊँचे करके बड़े-बड़े पत्तों को खाना शुरू करता है ना? तो इस तरह इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। याद रखेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी। अगर भूल भी जाएँगे तो हमारी कही गई कहानियों के माध्यम से आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में समानताएँ हैं, बताइए? जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में समानताएँ क्या हमको देखने को मिली थी? जैसा कि वो पता था समरूप या फिर समवृत्तीय संरचनाएँ मिली थी या समजात संरचनाएँ मिली थी या फिर दोनों मिला था? भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाने वाला है आपका दोनों चीज़, यानी कि समरूप और समवृत्तियाँ, मतलब कि जो जैसे कि हमारे हाथ हो गए और पंखी के पर हो गए। लेकिन पंखी के पर जो हैं उड़ने के काम आते हैं, हमारे हाथ खाना-पीने के काम आते हैं। तो ये चीज़ें क्या हो गई? ये चीज़ें एक तरह समरूप हो गया, लेकिन काम इनके अलग-अलग हैं। तो वो समवृत्तीय संरचनाएँ हो गई और समजात संरचनाएँ जो जन्म से ही बिल्कुल एक जैसे हों। जैसे कि गाय के दोनों आगे वाले पैर हो गए, बंदर के दोनों आगे वाले पैर हो गए, आदमी के दोनों हाथ हो गए। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। जैसे कुत्ता जब रोटी तोड़ता है तो आप देखते होंगे दोनों आगे वाले पैर से ही वो पकड़ के तोड़ता है। इस प्रकार से मानव का भी अगर देखेंगे दोनों हाथ आगे वाला, तो जैसे कि बंदर है, बंदर का दोनों हाथ आगे वाला देखेंगे तो वह उससे ही वर्क करता है। उस प्रकार से मानव का भी दोनों आगे वाले हाथ से ही वर्क करते हैं, मतलब दोनों हाथ से ही वर्क करते हैं। तो पहले आदमी भी तो बंदर की तरह वर्क करता था, तो बंदर से ही आदमी बने हैं। यानी कि आपको पता होना चाहिए वह किस प्रकार का बंदर था? बंदर का नाम बता सकता है कोई? चलिए बता दे भाई बच्चा, देखते हैं कौन बता लेता है। चलो आ जाओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का सी हो जाएगा। अभी हम थोड़ा-सा तेज़ी लाएँगे, आप सभी लोग थोड़ा-सा शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य विद्यार्थी जुड़ जाएँ। देखिए, इस प्रकार से हम आपका पूरा का पूरा साइंस खत्म कर देंगे, भले 3-4 वीडियो लाना पड़े मुझे, आप लोग लगातार बने रहिए बस। मैं पार्ट वाइज़ लेकर आऊँगा, थोड़ी-सी कुछ प्रॉब्लम है सिस्टम में, इस वजह से मैं एक साथ नहीं पढ़ा सकता। है ना? देख रहे हैं ऊपर थोड़ा-सा कटा हुआ दिख रहा है आप सभी को, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब एक तरह से प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे, ठीक है ना? प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? बताइए, प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पे बता देंगे आप राइट आंसर, डार्विन ने प्रतिपादित किया था। इसका डायरेक्ट आंसर याद रखेंगे। और जगदीश बसु, आपको पता है कि मटर के पौधे पर, पी के पौधे पर कई सारे प्रयोग किए थे। इसमें टाल और स्मॉल टी और टी लेकर, तो टाल से टाल कराते हैं तो मतलब कि टी हो गया और एक
टी हो गया, स्मॉल टी और स्मॉल टी हो गया। जेनेटिक्स एक तरह से क्रॉस कराए थे, मतलब कि जो हाइब्रिड वाली चीज़ें हो गई ना, तो वो जगदीश चंद्र बसु ने ही बताया था कि जो हमारे पौधे होते हैं उसमें भी जीव होते हैं। पी मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था। और ग्रेगर जॉन मेंडल, आपको पता है भैया, जेनेटिक्स के पिता इनको कहा जाता है। और लेमार्क और डार्विन उद्विकास के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक रचनावाद के किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था प्राकृतिक रचनावाद? तो डार्विन हो गए। डार्विनवाद और लैमार्कवाद आपने पढ़ा होगा या 8th या फिर 6 सॉरी 9th के क्लास में, 9th या 10th के क्लास में है, जो कि आपको बायोलॉजी में देखने को मिल जाता है। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो गया? डार्विन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी देखने को मिलेंगे आपको, तो इससे हमको हताश नहीं होना है। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के अजैविक घटक, जैविक घटक अजैविक घटक आपको पता होना चाहिए। जैविक का मतलब जिसमें जीव हो, और अजैविक का मतलब जिसमें जीव ना हो। जैसे कि पत्थर हो, पहाड़ हो गए, पानी हो गया, तो इसको मानव थोड़े बनाता है, लेकिन फिर भी यह है प्राकृतिक ही, तो अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाते हैं, जो कि प्राकृतिक द्वारा निर्माण हुए हैं, प्रकृति द्वारा, लेकिन उसमें जीव नहीं है। ये चीज़ें कह लीजिए ना, जैसे कि आपके पेड़ पौधे नहीं, पेड़ पौधे जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे, इस बात को ध्यान में रखना है ना। अजैविक के अंदर पहाड़ हो गए, झील हो गए, है ना, नदियाँ हो गई, यह सब। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के अजैविक घटक हैं, तो बताइए कौन से होगा? कार्बनिक पदार्थ है, जलवायु है, या फिर अकार्बनिक पदार्थ है? तो हमारे समझ से क्या हो जाना चाहिए? चौथे का सब के सब होने चाहिए, नहीं कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सब सभी हैं भाई, इसके जो कारक हैं सभी हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के जैविक घटक हैं भाई, देखिए वही चीज़ें पूछ रहा है, जैविक घटक आपसे पूछ रहा है। ऊपर क्या पूछा था? अजैविक घटक पूछा गया था ना, तो इसका राइट आंसर डी हो गया था। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि जैविक घटक बता दीजिए। तो भाई उत्पाद हो गया, जैसे हरे पौधे, ये जैविक घटक के अंतर्गत आ गए। उपभोक्ता हो गया, जो कि शाकाहारी मांसाहारी को मतलब होते हैं उपभोक्ता। जैसे कि आप जब बनाएंगे अपना पिरामिड, फूड पिरामिड क्या होता है, इसमें बनाएंगे तो सीधा बनता है इस तरह से। तो इसमें ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो घटता है भाई, 10-10% घटने लगता है। मान लीजिए यहाँ पर घास है, यहाँ पर ग्रास है, छोटे-छोटे ग्रास हैं। इस ग्रास को कौन खा गया? टिड्डा खा गया, है ना? ग्रासहॉपर खा गया। ग्रासहॉपर को कौन खा गया? मेढक खा गया, फ्रॉग खा गया। फ्रॉग की संख्या कम हो जाएगी। जैसे-जैसे ऊपर बढ़ेंगे उनकी संख्या कम होती रहेगी। सबसे ज़्यादा मात्रा में हमको घास दिखेंगे, फिर उससे कम मात्रा में हमको ग्रासहॉपर दिखेंगे, फिर उसके उससे कम मात्रा में हमें फ्रॉग दिखेगा। फ्रॉग से कम मात्रा में हमको क्या दिखेगा? स्नेक दिखेगा, स्नेक खा गया। अब स्नेक को कौन खा गया? पंछी, मोर खा गया। तो मोर सबसे कम मात्रा में दिखेंगे। तो ये पिरामिड हो गया फूड पिरामिड, जो कि ऊपर बिल्कुल सीधा पिरामिड होता है, फूड पिरामिड याद रखेंगे। और फूड पिरामिड में सबसे ज़्यादा जो होते हैं, कौन होता है? तृतीय उपभोक्ता, सॉरी प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन यहाँ पर है? तो बता देंगे ग्रासहॉपर है। और सबसे लास्ट यानी कि जो आपका मांसाहारी है, उसमें सबसे ऊपर वाला, उसको कहेंगे तृतीयक, मतलब कि एक तरह से कह लीजिए तृतीयक उपभोक्ता। तो उसे हम किस नाम से जानेंगे भाई? उसकी संख्या क्या होगी? सबसे कम होगी। और इसके पास एनर्जी भी सबसे कम आएगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होता है? इस ग्रास के पास होता है, घास के पास होता है, जो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोर करता है सन से। फिर उससे कम ऊपर मेढक के पास गया, मेढक से सब कम किसके पास गया? साँप के पास आ गया। इस तरह से बढ़ता चला गया, है ना? टिड्डा, सॉरी घास के बाद टिड्डा, टिड्डा के बाद आ गया मेढक, मेढक के बाद सांप, सांप के बाद सर्प के बाद आ गया आपके मोर में। इस तरह से याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी होंगे। और अब घटक मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि आप कहते हैं ना कवक, अगर कवक ना होता तो सारी चीज़ें हमको दूसरे रूप में दिखाई देती। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा भाई, जैविक घटक सभी हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर हैं। भाई वही आहार श्रृंखला यानी कि फूड, आपके जो श्रृंखला बनाया गया था, फूड चैन, वो चीज़ें आपको देखने को मिले थे। अभी मैंने बनाकर आपको दिखाया। तो फूड चैन जिस प्रकार से हमने बनाया, ये सीधा पिरामिड होता है। फूड चैन का मतलब सीधा पिरामिड होगा। और जो सबसे एक तरह से तृतीयक उपभोक्ता होगा ना, उसकी संख्या कम होगी प्राथमिक उपभोक्ता से। ये चीज़ें दिमाग में रखेंगे। और ऊर्जा भी उसके पास सबसे कम ट्रांसफ़र होगा। एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर हैं। एक सरल आहार की श्रृंखला के स्तर हैं भाई, बताओ। एक कौन है? उत्पादक है कि द्वितीयक उपभोक्ता है कि प्राथमिक उपभोक्ता है? तो हमारे समझ से 6 का राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? 6 का राइट आंसर हो जाना चाहिए डी। ये सभी के सभी क्या हैं? एक सरल आहार के स्तर हैं। सभी तो हैं भाई, उत्पाद भी होना जरूरी है, प्राथमिक उपभोक्ता भी होना जरूरी है, द्वितीयक उपभोक्ता भी होना जरूरी है। यह चीज़ें याद रखेंगे। जो तृतीयक उपभोक्ता है, हमने दिखाया था ना, पंछी, मोर हो गया था। नेक्स्ट बताइए, एक घास स्थल में खाद्य श्रृंखला देखी जा सकती है भाई। घास स्थल हमने बताया था ना क्या होगा घास स्थल के बारे में। देखिए, घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाया था। टिड्डा को कौन खाएगा? गिरगिट नहीं। कैसे कैसे बनाया था भाई? देख लो, घास का पौधा खरगोश खा गया है। इस तरह से आ जाओ, यहाँ पर दूसरे रूप में बनाया गया। देखो, हमने उधर सर्प को लेकर बनाया था, मतलब हमने क्या लिया था? घास लिया था। घास के बाद क्या लिया था? घास के बाद क्या लिया था हमने? घास के बाद लिया था भाई टिड्डा, ग्रासहॉपर लिया था। ग्रासहॉपर के बाद मेंढक लिया था। मेंढक के बाद यानी फ्रॉग। फ्रॉग के बाद स्नेक लिया था। स्नेक के बाद हमने पिकॉक लिया था। तो इस तरह से ये भी तो हमारा सही है, लेकिन इसमें कुछ दूसरे तरीके से दिया है, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या-क्या होगा। पहला देखिए क्या है, 7वें का पहला बोला जा रहा है। 7वें का पहला घास है, यानी ग्रास है। घास को कौन खाया भाई? टिड्डा खा गया। टिड्डा को गिरगिट खा गया।
है ना? गिरगिट खा गया, टिड्डा को खा जाते हैं सब। अब गिरगिट को छिपकली खा गया, छिपकली को बाज खा गया। तो ये अभी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है भाई। देखिए गिरगिट, गिरगिटान आप यह समझिएगा, उसको छिपकली खा गया। समझ रहे हो? ये चीज़ें होनी चाहिए, छिपकली को गिरगिट नहीं। ये चीज़ें हमें माननी पड़ेगी, ठीक है? ये चीज़ें हमें हमें माननी पड़ेगी, यानी कि यह तो इसमें डी हमारा सही हो जाएगा बेटा। भले आप सोचो गिरगिट को कैसे छिपकली खा जाएगा, लेकिन ये चीज़ें हमें दिया गया है तो मानना पड़ेगा। जैसे हरे पौधे को चूहे खा गए, चूहे, ठीक है? चूहे, भले आप कहो कि चूहा घास नहीं खाता है? लेकिन चूहा खा गया, चूहा को बिल्ली खा गई, ठीक है? अब बिल्ली को देखो साँप पकड़ लेता है ना? इस तरह से मतलब देखो यहाँ पर कॉमा लगाया है, ठीक है? साँप को बाज खा गया, ठीक है? बाज बाज आ गया, फिर लास्ट में शेर आ गया। तो इसमें क्रम बताया गया है, मतलब खाद्य श्रृंखला किया जा सकता है। क्या यह सही है कि नहीं सही है? देखिए, इसके बाद घास का पौधा खरगोश खा गया, है ना? फिर उसके बाद मान लीजिए खरगोश भी खा सकता है, भेड़ भी खा सकता है। घास के पौधे को दोनों खा सकते हैं ना भाई। इस तरह से जैसे कि चूहे को बिल्ली भी खा सकता है, साँप भी खा सकता है, ये दोनों खा सकते हैं। और स बिल्ली और साँप को कौन खा सकता है? बाज खा सकता है, फिर शेर खा सकता है। अगर साँप है तो बाज खा जाएगा, बिल्ली है तो शेर खा जाएगा। इस तरह समझ लीजिएगा ना, ये भी हमारा सही है, ब भी और अभी। सेम इसमें देखिए घास का मैदान खरगोश खाएगा या फिर भेड़ खाएगा या फिर हिरण खाएगा, खाएँगे ना? अब इन तीनों में से किसी एक को भेड़िया खाएगा, भेड़िया को शेर खा जाएगा। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भाई थोड़ा-थोड़ा ही वीडियो आएगा, लेकिन आपको समझा कर हमें पढ़ाने में मज़ा आएगा। ऐसे डायरेक्ट नहीं हम बता सकते ना, मेरा मन नहीं भरेगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है भाई। जैव विकास को किससे प्रमाणित किया जा सकता है भाई? तो आपको पता होना चाहिए, वह जीवों की तुलनात्मक संरचना के बारे में बताया जाता है इसमें, और आनुवंशिक द्वारा भी बताया जाता है, शरीर क्रिया विज्ञान द्वारा भी बताया जा सकता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्या बोल रहा है प्रश्न, थोड़ा ध्यान से प्रश्नों को देखेंगे, थोड़ा छोटा हम करते हैं। इसमें भले उत्तर आपको दिख गया, लेकिन उत्तर के लिए आप यह नहीं कहिएगा सर उत्तर दिख गया। चलिए, जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों का समीकरण है बताइए? भाई लैमार्क एवं डिवरीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत, यह है सही कि डार्विन एवं डिवरीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत, या फिर एक तरह से डार्विनवाद एवं वैलेस का सिद्धांत? बताइए क्या इसमें सही होगा? बताइएगा भाई। भैया डिब्रीज आपने नाम से नहीं सुना होगा, तो 9 के क्लास का बुक देखेंगे अपने अच्छे से, तो उसमें दिख जाएगा आपको डार्विन और इसके डिब्रीज होंगे भाई। नेक्स्ट देखिएगा, मैं थोड़ा सा जूम करूंगा जिससे कि आपको उत्तर ना दिखे। फिलॉसॉफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक हैं भाई। ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसको सारे बच्चे ऐसे ही बता सकते हैं, जो थोड़े बहुत जीके भी पढ़ते हैं। तो भैया बताइए इस प्रश्न का उत्तर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक हैं कौन है भाई? विजमान है थी, ठीक है ना? इस चीज़ को याद रखेंगे और कभी भूलना नहीं है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विजमान हो जाएगा बेटा, ठीक है? लैमार्क डार्विन मत लगा के आ जाना। नेक्स्ट पर देखना। चलिए इधर हम कर लिया। लैमार्क का आधार है, लैमार्क का आधार क्या था भाई? जाति उद्भव था, जनसंख्या गतिकी थी, नहीं जीवन संघर्ष था? बताइए क्या था लैमार्क का? लैमार्क का आधार क्या था? लैमार्कवाद में लैमार्क का हमें क्या दिखा था भैया? उपार्जित लक्षणों का वंशागत परिवर्तन। जो उपार्जित लक्षण हो गए, मतलब कि जो हमारे जो चीज़ें हम अभी नहीं यूज कर रहे हैं, या फिर हमें जो अपने एक तरह से पूर्वजों से मिला हुआ होता है, वो वंशागत में लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। लैमार्कवादी यही कहे थे, ये चीज़ें हमको देखने को मिला था जिराफ में। तो जिराफ का गर्दन देख रहे तो ऊँचा उठने लगा था इस तरह से, क्योंकि नीचे घास वगैरह कुछ खाने का था नहीं, तो अपनी गर्दन उठाते चले गए, उठाते चले गए, उठाते चले गए। उस तरह से उनके आनुवांशिक में ये चीज़ें चली गई, यानी जेनेटिक्स उनके बदलने लगे, उनके जीन्स में परिवर्तन होने लगा। जब जीन्स में परिवर्तन होने होने लगा, तो उनके आने वाली जो भी पीढ़ियाँ थी ना, सब में चेंजेस हमको नज़र आने लगे। तो ये चीज़ें थी, जिसको एक तरह से डार्विन ने एक तरह से उसमें संशोधन भी करवाया था उनसे। पहले ये बोले थे जेनेटिक्स के प्रॉब्लम्स नहीं, जेनेटिक्स प्रॉब्लम को लेकर इन्होंने नहीं बोला था। इन्होंने डायरेक्ट कह दिया था कि जो जीव ऐसे हो गए, जो कि अपने एक तरह से कह लीजिए कि उसमें मतलब कि ये अपने शारीरिक संरचना को लेकर परिवर्तन करना चाहते हैं। जैसे हम आज अपना उँगली टेढ़ कर लें, ऐसे थोड़ा-सा सीधा हमारा उँगली है, तो उसको मैं अगर काट लेता हूँ, उनका कहना था कि अगर मान लीजिए कि मेरे घर में सारे लोग उँगली काट लेते हैं, तो बच्चा जो पैदा होगा, वो उँगली कटा हुआ पैदा होगा। यह डार्विनवाद इस पे विरोध कर दिया, डार्विन ने इस पे विरोध कर दिया, लैमार्क ने ऐसा बोला था कुछ। तो फिर बाद में लैमार्क उसे सुधारते हैं कि डार्विन कहते हैं कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि मम्मी या फिर कोई फीमेल है, अगर अपना नाक कान छिदवा लेती है, छेदा जाता है उसका, तो मतलब उसके जो बच्चे होंगे वो भी कान छिदे नाक छिदे पैदा होंगे, जन्म होगा उनका। तो उन्होंने इस बात को फिर से सुधारा, उन्होंने कहा नहीं, चीज़ें तो सही हैं, हमने जो बताया वो सही है, लेकिन जब तक उनके जीन्स में जो सॉल्व प्रॉब्लम्स नहीं इंटर कर जाएँगे, या फिर उनके जीन्स में कोई जेनेटिकली चेंजेस हमको नहीं दिखेगा, तब तक उनके आने वाले जो पीढ़ियाँ होंगी उसमें ये चेंजेस नहीं नज़र आएँगे। ये चीज़ें हुआ था, तो बाद में लैमार्क ने सुधार किया था। तो लैमार्कवाद बहुत ही अच्छा टॉपिक है भाई, ये आपके अच्छे लेवल तक के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आ जाइए 12वें नंबर का प्रश्न देखिएगा।
उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था भाई। उत्परिवर्तन का सिद्धांत भैया ज़ाहिर सी बात है किसने दिया था बेटा? बता दीजिए इसको। तो डार्विनवाद ने दिया था। डार्विन ने दिया था, लैमार्क नहीं भाई। ठीक है ना? लैमार्क ने नहीं दिया था, इस चीज़ को याद रखेंगे। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत था एक डार्विन ने दिया था। याद रखेंगे। 12वें नंबर का जो उत्तर होगा आपका 1 मिनट बेटा। 12वें नंबर का उत्तर ह्यूगो डू व्रीज होगा बेटा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डू व्रीज दिए थे, ना कि डार्विन दिए थे, ना कि लैमार्क दिए थे। ठीक है? इन्होंने तो एक तरह से जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था ना। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में ह्यूगो डू व्रीज ने दिया था। ठीक है? 12वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। उत्परिवर्तन का कारण है। उत्परिवर्तन का कारण क्या था? जीन परिवर्तन होगा, कि जीवन संघर्ष होगा, कि उद्विकास होगा, है ना? तो जीवन संघर्ष कौन बताया था? जीवन संघर्ष तो लैमार्क ने बता दिया था, लेकिन इसका जो होगा जीन परिवर्तन होगा। बाद में लैमार्क ने भी इस चीज़ को मानते हैं, तो वह जीन परिवर्तन के नाम से कहते हैं भाई जीन परिवर्तन के कारण ही हमारे उत्परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, थोड़ा-सा हम स्पीड करेंगे भाई। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का कम से कम आज एमसीक्यू तो खत्म करा लें। ठीक है? इस तरह से 3 वीडियो आ जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रयोग हुआ था सर्वप्रथम कब हुआ था भाई? तो बता देंगे आप कब हुआ था भाई? 1935 में हुआ था। 1935 में यह प्रयोग हमको देखने को मिला था। नेक्स्ट देखिएगा। खनिज पाए जाते हैं भाई। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? भूप्रकृति में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, पृथ्वी के तल पर पाए जाते हैं। भाई ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएँगे भाई। पृथ्वी के तल का मतलब क्या? भूप्रकृति हो गया भाई, समुद्र में हो गया। तो भाई खनिज तो हर जगह पाए जाएँगे ना। खनिज मतलब कि जैसे कि समुद्र में पाया जा रहा है तो आपका एक तरह से कह लीजिए कि क्लोरीन हो गया, है ना? आयोडीन हो गया, ये भी तो खनिज में आ जाएँगे भाई। और समुद्र के अंदर से बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। मछली के मतलब समझ रहे हो कि उसके मृत चीज़ों को मतलब एक तरह से बहुत ही हम लोग किस में यूज़ करते हैं? खनिज पदार्थ के रूप में तो यूज़ करते हैं। समुद्र के तल के नीचे से आप सुनते होंगे कि जो पेट्रोलियम वगैरह निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें, है ना? और भू प्रॉपर्टी तो बहुत सारी चीज़ें पाई ही जाती हैं। ठीक है? अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग ना। 16 नंबर का प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में वस्तुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है? कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है? मतलब उसका क्षरण किया जा सकता है भाई। बताइए तेल लेपित लोहे की छड़, ये क्या क्षरण हो सकता है? नहीं भाई, क्योंकि इस पे तेल लगा हुआ है तो छड़ पे थोड़े से कम मात्रा में दिखेगा। स्टील की कुर्सी हो सकती है क्या? लकड़ी की मेज़? नहीं भाई, ये भी नहीं। खुले स्थान पर रखे लोहे, ये भी हो सकता है भाई, है ना? ये यही हो सकता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 16 का राइट आंसर क्या होगा भाई? डी। तो पता है आपको इस पे आप एल्युमिनियम का लेपन कर देते हैं, एल्युमिनियम का एक तरह से कह लीजिए एक तरह से जिंक का, जिससे हम कहते हैं क्या एल्युमिनियम का जब लेपन कर देते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? और जिंक का जब लेपन कर देते हैं तो किस नाम से जानते हैं? बताइएगा ज़रा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है भाई? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है भाई, है ना? याद रखेंगे बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। लोहे का बताइएगा, लोहे का कौन सा अयस्क है? बता सकता है कोई? लोहे का अयस्क बताइएगा नाम कुछ। कॉपर का क्या हो जाएगा? डोलेमाइट हो जाएगा। सोडियम का क्या हो जाएगा? NaCl, खुद अपने देख सकते हैं आप सोडियम का अयस्क है ना? सोडियम क्लोराइड हो गया। और Na2CO3 भी है। Na2CO3, Na2CO3, Na2CO3 यानी सोडियम बाइकार्बोन सॉरी, ये तो सोडियम 1 मिनट रुकिएगा। Na2CO3 ना, Na2 Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसे बोलते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके साथ अगर हम 10H2O लगा देंगे तो 10H2O जब लग जाएगा ना तो यह बन जाएगा हमारा क्या? यह बन जाएगा धोने वाला सोडा, Na2CO3, है ना? इस तरह से आप याद रखेंगे। NaOH हो गया। NaOH भी तो है सोडियम का एक तरह से अयस्क है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है ना? लोहे का बताइएगा भाई, लोहे का कौन बता सकता है बच्चा? हेमेटाइट हो गया जैसे लोहे का, है ना? हेमेटाइट हो गया, क्यूप्राइट हो गया, ये सब क्या हैं? ये सब लोहे के अयस्क हैं, ठीक है? याद रखेंगे। हेमेटाइट बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखेंगे ना। Fe3O4, Fe3O4 इसका फार्मूला है हेमेटाइट का, बेटा याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा। इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है? भैया सांद्रण की विधि आपको पता है, फेन प्लाउन विधि होता है, चुंबकीय पृथक्करण होता है कि नहीं होता है, निस्तापन होता है कि नहीं होता है, गुरुत्वीय पृथक्करण। बताइए कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है? आपको यह बताना है। इसमें राइट आंसर बेटा सी हो जाएगा, निस्तापन। निस्तापन में आप बताओ क्या करते हैं? फेन प्लाउन विधि आपको समझ में आ रहा है कि उसमें फॉग के रूप में ऊपर लाते हैं, कुछ चीज़ें गंदगी ऊपर आ जाती हैं तो उसको निकाल लेते हैं। चुंबकीय पृथक्करण में चुंबक होता है, जो कि मान लीजिए कोई चुंबकीय पदार्थ नीचे मेटल वगैरह सब चले गए, है ना? तो उसमें क्या करते हैं, चुंबक के चीज़ों को हम घुमा के उसमें से चुंबकीय चीज़ों को निकाल लेते हैं, चुंबकीय मेटल के द्वारा, मतलब चुंबक द्वारा चुंबकीय मेटल को निकाल लेते हैं। और गुरुत्वीय पृथक्करण आपको पता होना चाहिए अभी चीज़ें, तो आप देख सकते हैं जैसे कि निस्तापन क्या है, ये आप हमको बता सकते हैं तो बता दीजिए। नेक्स्ट 19 पे देखते हैं। 19 परावर्तन परावर्तनी भट्टी के भाग हैं।
तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा 19 का। परावर्तनीय भट्टी के कौन से भाग हैं भाई? क्या अग्नि अग्नि स्थान है, या फिर मिट्टी भट्टी के तल हैं, या फिर चिमनी है, या फिर ये सभी हैं? भाई ये सभी तो होंगे। परावर्तनीय भट्टी जैसे देखते होंगे जब आप चाय वगैरह कहीं बाहर पीते होंगे भाई, नहीं पिए होंगे तो देखते भी होंगे बनता हुआ। उसमें क्या होता है, नीचे से बेना लेकर हाँकता रहता है, या फिर वहाँ पर वह चला देता है पंखा, तो ऊपर से चाय उसका मतलब बहुत तेज़ी से एक तरह से उबलने लगता है ना। तो देखते हैं ना, ये परावर्तनीय भट्टी का ही कमाल होता है बेटा। परावर्तनीय भट्टी बिल्कुल सेम ऐसे ही होती है। भट्टा देखें आप जहाँ पे ईंटें पकते हैं, तो बिल्कुल वो भी परावर्तनीय भट्टी का ही खेला है। तो राइट आंसर इसका ये सभी हो जाएगा। भट्टी का तल भी होता है, अग्नि स्थान भी होता है, चिमनी भी होता है। एक जैसे जो पहले खाना वाना पकता था, तो चिमनी बिल्कुल ऊपर हुआ करती थी। जितना ऊंचाई पर चिमनी होता था, धुआं उतना ऊपर ऐसे जाता था ना। तो चिमनी जितनी ऊंचाई पर होगा, प्रदूषण उतने कम होते थे इन्वायरमेंट में। ठीक है ना। परावर्तनीय भट्टी में भर्जन करते हैं, बताइए भर्जन क्या होता है, पहले ये बता दीजिए। भर्जन करते हैं, परावर्तनीय भट्टी में भर्जन करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है भैया? उपरोक्त सभी है। भाई SnO2 तीन स्टोन होते हैं, गैलेना लेड के ऑक्साइड, भाई देखिए इसको याद कर लीजिएगा। लेड एस्क अगर आपसे पूछा जाता है तो PbS बता दीजिएगा। कॉपर पायराइड, भाई हमने बताया था कॉपर पायराइड CuFeS2 है ना, CuFeS2। इस तरह से आप याद कर लेंगे सारी चीज़ों का, है ना। जैसे डोलेमाइट हो गया, या आपके मैग्नीशियम का एस्क हो गया, कैल्शियम का एस्क हो गया, है ना, डोलेमाइट। तो इस तरह पूछा जाता है बेटा, तो आप याद रखें इसके राइट आंसर डी हो जाएगा सब कुछ। तो एक-एक चीज़ आप देखते रहिए, इसी में से सेम आने वाले हैं, कहीं से बाहर से नहीं आएँगे। धातुएँ होती हैं ऊष्मा की क्या? भाई धातुएँ ऊष्मा की कुचालक ही तो होंगी, सुचालक होता है? बताओ, धातुएँ ऊष्मा की कुचालक होती है ना? भाई कौन कुचालक लगा रहा है बंदा? पीट देंगे बच्चों। सुचालक हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? सुचालक होगा। सुचालक का मतलब आसानी से इसमें करंट वगैरह फ्लो कर जाते हैं बेटा। सुचालक होते हैं, आघातवर्धनी होते हैं, तन्यता होता है इसमें, है ना? खींचने पर तन जाता है, जैसे कि लोहा हो गया, आपका कॉपर हो गया, चांदी हो गया। बेटा सबसे ज़्यादा सुचालक एलिमेंट कौन सा है, तो बता देंगे सिल्वर Ag, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 47 होता है, याद रखेंगे। गोल्ड, गोल्ड मतलब Au बेटा, Au, Au भी होता है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 79, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है ना। ये चीज़ें आपसे पूछा जाता है। 80 किसका होता है एटॉमिक नंबर बेटा? मरकरी का होता है। ये बात भी आप याद रखेंगे, जो भी आपसे पूछा जाता है ना। कॉपर, कॉपर बेटा दूसरा सबसे ज़्यादा सुचालक एक तरह से धातु है, तो बता देंगे कॉपर। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है बेटा, याद कर लो। कम से कम 30 तक तो याद ही रहना चाहिए, 50 तक ही याद कर लो, 50 तक कम से कम याद होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर एक सुर में गाना गाऊँ, तो पूरा का पूरा वो चीज़ें आपके सामने निकल कर आ जाएंगी, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यानी मतलब इस तरह से आप फ्लो में एक बोलने लगोगे। तो आपके पीरियोडिक टेबल जो है ना, उसको लर्न करिए अच्छे से। ये चीज़ें यह नहीं कि आपके डीएलएड भर ही रह जाएगा, भैया आगे भी तो पढ़ाई करनी है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। बताइए धातुओं का भौतिक गुण है, धातुओं का भौतिक गुण क्या है भाई? कठोरता है, मतलब कि उसमें एक तरह से कठोरता, कठोर होंगे वह, सॉलिडिटी उसके अंदर। चमकदार होगा, मतलब कि उसमें शाइनिंग होगा बेटा। आघातवर्धनीयता, मतलब कि आप समझ सकते हैं, मतलब कि एक सोनरिटी है ना, सोनरिटी। तो यह होगा, मतलब ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें इसमें क्या हैं, इसके गुण हैं। तो ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अयस्क के रूप में, अयस्क के रूप में अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अयस्क अयस्क के रूप में है, अयस्क का क्या रूप है बेटा, बता सकते हैं? ऑक्सीकृत अयस्क होता है कि हैलाइड होता है? 23 का जो राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? सी, यानी कि अ भी सही है और ब भी सही है, दोनों सही है ना। याद रखिएगा। खनिजों के रूप हैं, खनिजों के रूप क्या है भाई? अधात्विक खनिज हैं क्या? धात्विक खनिज है क्या? खनिज ईंधन खनिज है क्या? तो भाई इसका राइट आंसर 24 का डी हो जाने वाला है। ये सभी तो खनिज होते हैं, अधात्विक रूप से भी चीज़ें पाई जाती हैं, वो भी तो खनिज है। जैसे कि हीरा, हीरा क्या है? ये भी तो खनिज ही है भाई, लेकिन अधात्विक है, धातु थोड़े होता है हीरा। हीरा एक तरह से वह एक तरह से खनिज है। हीरा कोई एलिमेंट नहीं है, याद रखिए। पीरियोडिक टेबल में अगर पूछा जाता है आपसे कि सबसे कठोर एलिमेंट कौन सा है, मेटल कौन सा है सबसे कठोर, सबसे कटा, है ना, तो बता देंगे आप। क्या क्या बताएंगे? सबसे भारी तत्व अगर आपसे पूछा जाए, सबसे भारी धातु, तो आप ऑस्मियम को बताएंगे। और सबसे हल्का धातु बताएं अगर पूछा जाता है, तो लिथियम बता देंगे। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है आपको। और लेकिन सबसे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का गैस पूछा जाता है, तो आप हाइड्रोजन को बताएंगे बेटा। ये चीज़ें दिमाग में रख लेना है आपको ना। सबसे हल्का अगर गैस पूछा जाता है, तो हाइड्रोजन को बताएंगे आप। लेकिन आपको पता है कि आपके पीरियोडिक टेबल में 18वां समूह जो होता है, लास्ट वाला, उसमें आपको हेने, अर्कर, जीरन, इस तरह से हमने याद किया। हीलियम मिल जाएगा, नियान मिल जाएगा, हेने अर्कर, आर्गन मिल जाएगा, हेने अर्कर, क्रिप्टन मिल जाएगा, और जिनॉन मिल जाएगा, और रेडॉन मिल जाएगा। ये क्या है? ये सब के सब बेटा अनबर्न्ड गैस है, याद रखेंगे। मतलब ये रिएक्टिव नहीं होते, मतलब रिएक्टिव नहीं होते, इनका रिएक्शन नहीं कर पाते ये, क्योंकि इनका लास्ट वाला जो कक्षक होता है, ऑर्बिट होता है ना, फिल होता है। इस वजह से इनके संयोजकताएँ भी नहीं होती हैं। संयोजकता नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं करते हैं ना। ये चीज़ें याद रखेंगे। आर्गन जो है हमारे इन्वायरमेंट में बेटा यही तो पाया जाता है। ये चीज़ें याद रखेंगे आप। रेडॉन बेटा यह नहीं पाया जाता हमारे इन्वायरमेंट में, बिल्कुल। ये चीज़ें याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
बेटा नियॉन कहाँ भरा जाता है आप बता देंगे। आर्गन कहाँ पे फिल होता है, आर्गन जैसे कि आपके बल्ब में, है ना, ये चीज़ें। बल्ब जो वैक्यूम होता है उसमें जो पहला वाला बल्ब, आप तो एलईडी आने लगा जिसमें कि जलवाष्प और प्लस सोडियम का यूज होता है। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? मिश्रित अशुद्धियाँ जो होती हैं बेटा उसे अमलगम ही कहते हैं ना, क्या कहते हैं बताना जरा तो। 25 का राइट आंसर कौन बच्चा बता सकता है, बताइए भाई। अमलगम कहते हैं कि अधात्री कहते हैं? बेटा इसमें पूछा क्या गया है, अयस्कों से ना, तो अमलगम नहीं, अमलगम तो बैठ जाता है जो नीचे, तो यह चीज़ें होगा, अधात्री होगा उसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, धातु निष्कर्षण की विधि है। धातु निष्कर्षण की विधि क्या हो सकती है भाई? द्रवण विधि, आसवन विधि, खरपड़ विधि। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सब के सब हो जाने वाले हैं ना। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी डी हो जाएगा। पीतल में होते हैं भाई, पीतल किससे मल के बनता है? हम आपको बता देते हैं पीतल को क्या कहा जाता है। देखिए, पीतल को जो कहा जाता है पीतल को क्या कहा जाता है भाई, बता देंगे। देखिए, एक होता है कांसा, आपका कांसा होता है, एक होता है मतलब कि एक तरह से ब्रॉन्ज और ब्रॉस, है ना, ब्रॉन्ज और ब्रास, छोड़ दीजिए कांसा को, ब्रॉन्ज और ब्रॉस इस तरह समझिएगा, ब्रॉन्ज और ब्रॉस। तो ब्रास, एक ब्रास होता है, एक ब्रॉन्ज होता है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज को ही शीशा कहते हैं, ब्रॉन्ज को शीशा कहते हैं बेटा, याद है, नहीं सॉरी, ब्रॉन्ज को ही बेटा पीतल कहते हैं ना, ब्रॉन्ज को ही पीतल कहते हैं, याद रखना है। अब देखिए, ब्रॉन्ज जिसमें जेडी आया ना, इसमें जेडी नहीं पाया जाएगा। पीतल जो मिल के बनता है कॉपर और निकल से मिल के बनता है, ये बात आप याद रखेंगे। 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट बेटा, एक मिनट उल्टा हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ़ करिएगा भाई। जो ब्रॉस होता है बेटा यह पीतल होता है, सॉरी माफ़ करिएगा, माफ़ी दीजिएगा भाई। ये जो ब्रॉस होता है ना यह पीतल होता है भाई, क्योंकि यह कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। ब्रॉस जो होता है कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, और जो ब्रॉन्ज होता है यह कॉपर और निकल से मिलकर बना होता है, याद रखेंगे ना। और कॉपर और टीन से मिलकर क्या बना होता है बताइएगा जरा, कॉपर और टीन से मिलकर क्या बना होता है, कॉपर और टीन से मिलकर क्या बना होता है बेटा, आप बताएंगे। कॉपर पायराइड का सूत्र बता दीजिए भाई। CuCO3 कहाँ पे दिख रहा है भाई? CuCO3 भाई यहाँ पे दिख रहा है, CuCO3 हमको दिख रहा है डी, है ना, CuCO3, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 का राइट आंसर क्या हो जाने वाला? डी 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 बेटा, कॉपर पायराइड पूछा गया है ना, एक मिनट रुकिएगा। CuCO3 बेटा, CuFeS2 ये सही होगा इसका राइट आंसर, तो ए सही कर लेंगे आप, ठीक है। ये देखिए कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर सल्फेट है यह, हाँ, कॉपर डाई सल्फेट, इसे सल्फेट बोला जाता है, इसे ऑक्साइड बोलेंगे, कॉपर का ऑक्साइड, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर ये वाला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी। देखिए 3 प्रकार के साइंटिस्ट आए थे आपके। सबसे पहले आते हैं डोबराइनर का त्रिक नियम आता है, तो वो फेल हो जाता है, उसमें 9 तत्व के बाद वो फेल होने लगता है। उन्होंने साफ साफ कहा था डोबराइनर ने कि भाई आपके जो फर्स्ट और सेकंड मेटल है ना, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, तो जो सेकंड बीच वाला है ना, वह दोनों अपने साइड वाले एलिमेंट का क्या होगा, एवरेज आएगा, ये चीज़ डोबराइनर ने बोला। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके, डोबराइनर के बाद कौन आ जाता है भाई? न्यूलैंड आ जाते हैं। न्यूलैंड का भी वही चीज़ रवैया रहता है कि भाई अष्टक नियम ये दिए थे न्यूलैंड ने। इसमें इन्होंने संगीत के जो 8 स्वर हो गए ना, सारे गामा पा धा नी, तो इस प्रकार से संरचना बना कर रखे थे। उसमें क्या कहा गया था इनके द्वारा कि जो सा है सारे गामा पा धा नी, तो नी जो है ना, मतलब जो 8वां तत्व होगा वो पहले तत्व के जैसा उनका गुण होगा। तो यह भी एक तरह से द्रव्यमान संख्या पे आधारित था, यह भी बाद में फेल हो जाता है। पूरा का पूरा करीब 56 तत्व ही खोज पाते हैं, फिर उसके बाद वह चीज़ें मतलब कि एक तरह से बिगड़ जाती हैं। इनका कहना यह भी था, सबसे बड़ा इनकी गलती यह भी थी कि वो कहे थे कि भाई ये लिमिट है, इसके बाद मतलब अनलिमिटेड नहीं मिलेंगे बाहर, मतलब कि इसके बाद ये तत्व एलिमेंट ये सब नहीं मिलने वाले, बस 56 है तो 56 ही रहेंगे। और इसके बाद आते हैं मेंडलीव, जिनको फादर कहा जाता है भाई, पीरियाडिक टेबल का फादर कहा जाता है। तो उन्होंने 63 तत्वों का खोज किया, बल्कि उनका सबसे बड़ा यह चीज़ था ना, जहाँ पे एलिमेंट एक तरह से बच गए थे, उसका स्थान छोड़ दिए थे कि बाद में भविष्य में यहाँ पे एलिमेंट मिलेंगे। तो पहला उन्होंने लिया था भाई हाइड्रोजन का, और लास्ट में थोरियम को लेकर वो चले थे, सॉरी यूरेनियम को लेकर चले थे, है ना। ये चीज़ें थी, सामने आपके बाद में आया। तो मेंडलीव को एक तरह से फादर ऑफ पीरियाडिक टेबल कहा जाता है। ये चीज़ें पता होना चाहिए। बाद में मोजले आते हैं, जिनको आधुनिक सारणी का पिता कहा जाता है। आधुनिक पीरियोडिक टेबल का पिता के रूप में उनको जाना जाता है, मोजले को। मोजले परमाणु क्रमांक के रूप में दे देते हैं, इस बीच संरचना उनका फिट हो जाता है, उन्हीं को माना जाता है। आज भी बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्हीं के अनुसार होती हैं, ठीक है ना। लेकिन पिता के रूप में मेंडलीव को जाना जाता है। इसमें क्या दिया है 29 का उत्तर बताइएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ हैं, तो देखिए भाई इसमें क्या क्या लाभ है इसके हो सकते हैं। सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक होता है, क्या बताइएगा। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं भाई ये तो गलत है, नहीं सही है भाई, यह सही परमाणु भार ज्ञात करने में भी सहायक था। और ब वाले में देखिएगा, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक था, बिल्कुल इन्होंने बोला था भाई। तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधाजनक था, तो बिल्कुल ये भी बातें सही थी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा बेटा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या थी, देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या पूछ रहा है। अब आवर्त मतलब पीरियोडिक, इस प्रकार से जो था ठीक है ना। आवर्तों की संख्या तो जैसी जितनी आज है उतनी तब भी थी,
आज भी आवर्त की संख्या देखेंगे तो अपने पीरियोडिक टेबल में 7 ही है, आवर्त है। लेकिन ग्रुप जो है इनके आवर्त सारणी में 6 था। किसमें? मेंडलीव के। सॉरी 8 था। ग्रुप कितना था? 8 था मेंडलीव के आवर्त सारणी में। बाद में जब मोज़ले ने आवर्त सारणी दिया तो अब फिलहाल में नई जो इसमें आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 18 कितने हैं ग्रुप? 18 ग्रुप हैं। याद रखें ग्रुप ऐसे होता है। इसे समूह बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और पीरियोडिक मतलब आवर्त और पीरियड मतलब कि आवर्त कहते हैं जो ऐसे होता है पैरेलल, साथ ही होते हैं। देखिए हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। जो पहला आवर्त है बेटा ना, पहला आवर्त है उसमें केवल मात्र 2 एलिमेंट हैं। पहले आवर्त में 2 एलिमेंट हैं। पहले आवर्त में। दूसरा जो आवर्त है ना बेटा, दूसरा और तीसरा जो है ना, इसमें 8-8 एलिमेंट है। कितने हैं? 8-8 एलिमेंट हैं, आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद चौथा जो है, चौथा और पाँचवाँ जो है ना, इसमें 32 एलिमेंट है। कितने हैं? सॉरी 18-18 एलिमेंट है, सॉरी 18-18 एलिमेंट है। पहले में 2 और दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट हैं और चौथे और पाँचवें में 18-18 एलिमेंट है। उसके बाद जो छठा है ना आवर्त, उसमें कितने हैं? 32 हैं। ये चीज़ें याद रखेंगे। छठा के बाद जो आ जाता है सातवाँ, सातवाँ इनकम्प्लीट है बेटा। ये चीज़ें याद रखेंगे। यह आपको पूछा जा सकता है तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, आपको पता है एसपीडीएफ में 3 प्रकार से बटा हुआ है, एसपीडीएफ में 4 प्रकार से बटे हुए हैं हमारे पूरा पीरियोडिक टेबल। तो एस में कितने एलिमेंट हैं? एस में 2 आता है, एस 1 और एस 2 आता है ना? तो एस ब्लॉक में पूरे 13 एलिमेंट हैं। इसके बाद आपका पी, पता है पी इधर चला जाता है और डी बीच में रहता है। डी को संक्रमण धातु कहते हैं, है ना? याद रखेंगे बेटा, संक्रमण धातु में 40 एलिमेंट है बेटा, कितने? 40। और एफ ब्लॉक में कितने हैं? एफ ब्लॉक में बेटा 28 एलिमेंट हैं। तो ये चीज़ें याद रखना है आपको। एस ब्लॉक में 13 हो गया और एफ ब्लॉक में 28 हो गया, एफ ब्लॉक में 28 हो गया और जो आपका पी ब्लॉक है, एसपीडी सॉरी डी ब्लॉक जिसे संक्रमण कहते हैं, संक्रमण धातु के नाम से उन्हें जाना जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वह। तो उसमें कितने होते हैं? 40 एलिमेंट होते हैं। इस तरह जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद जो आएगा ना उसको 118 में से माइनस कर दीजिएगा, तो आपका निकल के आ जाएगा डी ब्लॉक में एलिमेंट बेटा, है ना? सॉरी पी ब्लॉक में एलिमेंट निकल के आ जाएगा। पी ब्लॉक में एक तरह से कह लीजिए गैस भी है, मतलब कि नॉन मेटल, मेटल और मेटलॉयड तीनों पाए जाते हैं, धातु अधातु उपधातु पी ब्लॉक में स्थित हैं। इस बात को आपको याद रखना है। थोड़ी सी ये चीज़ें आप जानते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। 31 नंबर का प्रश्न देखिए, जहाँ तक हो पाएगा 1 घंटे में हम वहाँ तक करेंगे, फिर उसके बाद क्योंकि आपको समझाना ज़रूरी है। अभी बहुत भागना उगना नहीं है हमको और चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो इस पे धीरे-धीरे चलते हैं। किसी लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता क्या होती है भाई? किसी लघु आवर्त में, मतलब लघु आवर्त का मतलब समझ रहे हैं ना आप? बाएं से दाएं अगर आप चलते हैं तो उसके हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता क्या होगी बताइएगा? 31 का जो राइट आंसर क्या होगा बेटा? संयोजकता क्या होगा? देखिए जब भी आवर्त की बात होता है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं पीरियोडिक टेबल में वर्ग में, जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं, है ना? 31 का पहले राइट आंसर आप देख लीजिए। 1 से 4 तक तो बढ़ता है फिर घटने लगता है, ये चीज़ें इसका सही है। 4 से 1 तक फिर घटने लगता है। अब संयोजकता का मतलब ये समझ लीजिए, जैसे कि हम पहले एस वन ब्लॉक पे ले लेते हैं। एस वन ब्लॉक देखिए, हम आपको समझाते हुए चलेंगे, आपको कभी कोई दुविधा नहीं होगी। तो चीज़ें हम नॉर्मल तरीके से करते हैं, क्या दिक्कत है? बहुत भागना उगना नहीं है। देखिए जो एस ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक में दो ब्लॉक हैं, एक एस वन है और एक एस टू है। एस वन एक है और एक एस टू है। एस वन में कितने एलिमेंट है भाई? हाइड्रोजन है एस वन में, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, सॉरी हाइड्रोजन है, फिर इसके बाद लिथियम है, फिर सोडियम है, हीलियम, लिथियम, सॉरी हाइड्रोजन है, लिथियम है, अलीना, फिर पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है, फिर उसके बाद स्ट्रांसियम, रुबिडियम के बाद स्ट्रांसियम है। 1 मिनट, स्टांसियम नहीं बेटा, हलीना करप्सिस मतलब कि सीजियम भाई, सीएस लिखा होता है और लास्ट में जिनान है। लास्ट में क्या है? जिनान है। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो इसका देखेंगे जो संयोजकता होगा, इसमें भी एक ही होगा, लास्ट में एक होगा, इसमें भी लास्ट में एक ही होगा, इसमें भी लास्ट में एक ही होगा। सब में लास्ट में एक ही दिखेगा आपको, सब में लास्ट में एक दिखेगा, सब में लास्ट में एक दिखेगा, लेकिन कक्षक बढ़ते हुए नजर आएंगे। जब कक्षक बढ़ते हुए आएंगे तो आपको पता होना चाहिए ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता तो सब में बराबर है भाई, सब में बराबर है संयोजकता ना। इसमें बोला है हाइड्रोजन के प्रति, लेकिन तो याद रखना है आपको, हाइड्रोजन के प्रति जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो ये हमेशा और हमेशा घटता है। इस बात को याद रखेंगे बेटा, हाइड्रोजन के प्रति क्या होता है? घटता है। लेकिन अगर बाएं से दाएं जाएं आवर्त में ऐसे चले ना, ऐसे चलें तो रेडियस क्या होगा? हमारा रेडियस तो कम हो जाएगा, रेडियस कम होगा और जो उसका एक तरह से कह लीजिए बाउंडेशन होते हैं, एलिमेंट के बाउंडेशन, उसकी संख्या, उसकी भी एक तरह से गैपिंग मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, है ना? समझ रहे हैं ना? कक्षक से और एलिमेंट के बीच में घटेगा, लेकिन ऊपर से नीचे आते वक्त बढ़ेगा। ये चीज़ें दिमाग में रखना, क्योंकि भाई रेडियस बढ़ता है। ये चीज़ें मैं कभी बोर्ड पे समझाऊँगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा-सा बस आप याद कर लेंगे। किसी आवर्त में बाएँ से दाएँ जाने पर दाएँ बढ़ने पर तत्वों की संख्या क्या होती है भाई बताइएगा? किसी आवर्त में बाएँ से अगर दाएँ जाते हैं आप, बाएँ से दाएँ जाते हैं, किसी भी आवर्त में बाएँ से दाएँ जाते हैं, इस प्रकार से चलते हैं आप, तो बताइए तत्वों की संख्या किस प्रकार से होगी? तत्वों की क्या होगा? धन
धन विद्युत प्रकृति बढ़ेगी, धात्विक बढ़ती जाती है, ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति बढ़ती है भाई। धात्विकता तो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, इस चीज़ को याद रखना। धन विद्युत भी प्रकृति जो होता है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। आयनिक त्रिज्या भी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। बेटा याद रखेंगे, आयनिक त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, अभी मैंने जिक्र किया था। और आयनिक त्रिज्या जो है कि बाएं से दाएं जाने पर घटता है ना। धन विद्युत प्रकृति भी बाएं से दाएं जाने पर घटती है। धात्विक प्रकृति भी बाएं से दाएं जाने पर घटती है, क्योंकि धातु तो भाई इधर है, इस साइड है भाई। उधर पी ब्लॉक की तरफ तो पूरे के पूरे अधातु भी हैं, अधातु ही तो नजर आते हैं हमको। तो एक तरह से अधातु वाले क्या होंगे भाई, वह धात्विक कंडीशन घटाएंगे ही घटाएंगे। जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक कंडीशन घटेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाने वाला बेटा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर, किसी समूह में अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होगा भाई, आयनिक त्रिज्या घटेगी। गलत है भैया, आयनिक त्रिज्या घटेगी नहीं, आयनिक त्रिज्या तो बढ़ेगी ना, ये तो गलत हो गया। सुचालकता बढ़ती जाती है भाई, सुचालकता घटती जाती है, इस बात को याद रखेंगे भाई। इसका राइट आंसर, एक मिनट रुकना, तो गलत दिया है क्या उत्तर भैया। धात्विकता बढ़ती है, धात्विकता तो बढ़ती है तो सही है भाई, यही हमारा होना चाहिए। देखिए यह भी थोड़ा सा हमको सही लग रहा है, बी ब। घनत्व तो भाई बढ़ता जाता है, नहीं घनत्व तो घटेगा भाई, घनत्व तो घटेगा। ऊपर से नीचे जाने पे घनत्व तो घटेगा, आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी। आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, यहाँ पे लिखा है घटती है, तो ये भी गलत हो गया। और भाई सुचालकता तो बढ़ना चाहिए, एक मिनट, इसका राइट आंसर तो ये वाला डी है बेटा, डी डी डी, ठीक है ना। इस पे थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, वरना मैं बताऊंगा इसका जब अगला मतलब कि अतिलघु उत्तरी जब लेने लगेंगे ना, उसमें विस्तार रूप से हम चर्चा कर लेंगे इसका। चलिए, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक दोष है कि, कौन सा दोष है बताइए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या दोष था भैया, बताइए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में सबसे बड़ा दोष यह था ना कि यह बहुत सारे एलिमेंट को, जिसका परमाणु भार, समझिए एक मिनट, जिसका परमाणु भार बराबर था, है ना, समझ रहे हैं, जिसका परमाणु भार बराबर था उसको साथ में ही रख दिए थे, है ना। इस तरह से इनके दोष एक और पाए गए, जो कम परमाणु भार वाले तत्व थे उसको बाद में रखा गया था, है ना। और जो अधिक परमाणु भार वाले तत्व थे उसको पहले रख दिया गया था, जिससे कि यह भी गलत हो गया था। मतलब कि अगर मैं कह दूं हाइड्रोजन ले लूं और हीलियम ले लूं, तो हीलियम को यह पहले रख दिए थे, या फिर हीलियम और हाइड्रोजन के साथ में रख दिए थे। एक जैसे तत्व दिखने वाले एक तरह से रिएक्शन करने वाले, तो मतलब अलग अलग ग्रुप में न रख के उसको एक साथ ही रख दिए थे, जिससे कि यह देखा गया कि यह पूरा का पूरा हमारे चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा था। कई जगह डिस्टर्बेंस दिखा, तो बाद में मोजले आते हैं, मोजले उस पर यह सुधार कर देते हैं कि भाई आपने सबसे बड़ी गलती तो यही की हुई है कि तत्वों को द्रव्यमान संख्या के आधार पर सजा रखे हैं आप, ये सबसे बड़ी गलती है। तो मोजले इस चीज़ को पकड़ते हैं और बाद में वह परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाने लगते हैं। तो परमाणु क्रमांक के आधार पर पूछा जाता है किसने सजाया था एलिमेंट को, तो बता देंगे मोजले ने। और मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। इनके पूरे पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट थे, याद रखेंगे। पहला हाइड्रोजन था और लास्ट वाला यूरेनियम था, जो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। 63 एलिमेंट थे, और इन्होंने यह भी जगह भी छोड़ा था नए तत्वों को स्थान देने के लिए, यानी कि यह बोले भी थे भाई कि जो आपके एलिमेंट हैं यह भविष्य में मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। तो पीरियोडिक टेबल का पिता इस वजह से इनको ही कहा जाता है। जो पीरियोडिक टेबल आज आप देखते हैं ना, वो इनके द्वारा ही डिजाइन किया गया था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में दोष क्या कहते हैं, हम चलिए पढ़ते हैं। हैलोजन परिवार के सदस्यों को एक समूह में रखा गया था भाई, बताइएगा क्या यह दोष था इनका। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, यह दोष नहीं था। यह थोड़े से चीज़ें थी, हैलोजन परिवार को सजाए ही नहीं थे, तो रखने की बात ही छोड़िए, है ना। सदस्यों को एक समूह में रखे गए थे, हैलोजन का परिवार यह दिखाए ही नहीं थे। हैलोजन का परिवार 17वां समूह आता है आपका, 17वां वर्ग जो है ना, जैसे कि आपका क्लोरीन हो गया, है ना, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कौन बताएगा। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है भाई, याद रखना, 53 होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। 2 8 2 2 8 यानी 2 8 36 54 और 86 के रूप में होता है ना। तो इसका राइट आंसर बेटा 53, यानी कि आयोडीन का जो परमाणु क्रमांक होता है 53 होता है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। देखिए हैलोजन परिवार के सदस्यों को एक समूह में रखा गया था भाई, यह चीज़ें थी नहीं, यह प्रॉब्लम्स नहीं था उनका, ये तो रखे ही नहीं थे, है ना। प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा, दोस्त क्या है इसका, तो बताइएगा, थोड़ा पढ़िएगा आगे। हमको तो यह नज़र आ रहा है भाई, सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक समूह में स्थान दिए गए थे, यही चीज़ हमने बताया आपको। अलग अलग जो गुण वाले तत्व थे उनको एक ही समूह में रख दिए थे, एक ही स्थान दे दिए थे, जिससे कि ये सबसे बड़ा इनका दोष था, यानी कि राइट आंसर सी होगा। और को पढ़ लीजिए थोड़ा सा, और ऑप्शन पढ़िए, इसको पढ़िएगा, ब वाले को। इसके आधार पर अज्ञात तत्वों के गुणों के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती थी, नहीं भाई गलत है, ये चीज़ें इन्होंने नहीं कहा था। ये तो उनकी एक तरह से क्या था, पॉजिटिव पॉइंट था ना, यह भी पॉजिटिव था। मतलब पॉजिटिव क्या है, ये तो गलत ही है ही, ये चीज़ें मतलब कि इनके द्वारा जब प्रदर्शित ही नहीं किया गया था, तो गलत कैसा, है ना। साड़ी को बनाने के पीछे कोई आधारभूत सिद्धांत नहीं रखा गया था भाई, आधारभूत सिद्धांत था इनका, क्या आधारभूत सिद्धांत था भाई, द्रव्यमान था।
द्रव्यमान के आधारभूत सिद्धांत को मान के चल रहे थे और सर्वथा गुणों वाले तत्व को, सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्व को एक समूह, यही था, यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा। अगर ये द्रव्यमान संख्या के आधार पे नहीं करते ना तो मोजले की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। नेक्स्ट देखिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या है भाई, कौन नहीं बताएगा, बताओ कौन नहीं बताएगा भाई। वोल्ट किसका है, वोल्टेज का, V का। और V बराबर होता क्या है, V बराबर W बटे क्यों होता है, V बराबर क्या होता है, W बटे क्यों होता है, कार्य बटे आवेश होता है। यह क्या है बेटा, विभव है। विभव का मतलब क्या हुआ, हम अनंत से लाए गए जो आवेश होते हैं, अनंत से लाए गए आवेश को किसी एक स्थान पर रखने पे जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है बेटा। सेकंड किसका मात्रक समय है, कूलाम किसका मात्रक बेटा, आवेश का है। और एम्पियर है धारा का, विद्युत धारा का। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है। शुष्क सेल में शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है, बताइए भैया। किस पदार्थ की छड़ होती है, बोरान का होता है, कार्बन का होता है, सिलिकॉन का होता है। भाई शुष्क सेल में भाई कार्बन ही होते हैं ना। 36 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा भाई, अ होगा, कार्बन होगा। ठीक है ना, कार्बन हो जाएगा इसका राइट आंसर। भाई कार्बन ही होता है ना। बीच में आप देखते हैं जो बड़ी बड़ी निप्पो की और प्लस ओप्पो की बैटरी आती है, पतली वाली भी आप कभी फोड़ कर देखिएगा। हम लोग तो बहुत फोड़ते थे भाई। आज भी हमें प्रैक्टिकल करना होता है ना तो हम बाज नहीं आते प्रैक्टिकल करने से, फोड़ फाड़ देते हैं। और चीज़ें जब एक बार तो ऐसे हो गया, बल्ब अपने आप टपक गया भाई। हम पढ़ा रहे थे इसे कोचिंग में और तुरंत बल्ब, समझ लो नया नया बल्ब लगाए थे 2-3 दिन पहले ही। और उसका डब्बा क्या था जिसपे कि होता है ना कि भाई मार्क कर दो मार्कर से कि बाद में इसको चेंज कर लिया जाएगा अगर गलत मतलब ख़राब हो गया तो जो बच्चा जिससे मंगवाए थे वो दुकान वाले पे गया। वैसे मैं उसको वापस किया, बाद में जाकर उनसे संपर्क किया कि भाई कल गया था, थोड़ा-सा बात वगैरह किया उनसे, तो कहे कि हाँ, मैं देख रहा हूँ सर इसको। तो वापस कर दिए लेकिन बाद में। लेकिन बच्चा जो लाया था वो होता ना कि कोई दूसरा जाता तो शायद नहीं वापस करता वो। वो उससे माँगता सबूत, भाई दिखाओ हमको कहाँ पे, कैसे, कहाँ से ले गए थे आप? तो उनको मैंने दिखाया, देखा भाई ये बल्ब गिरा नहीं, अपने आप से खुल गया। उनसे थोड़ा-सा झूठ बोलना पड़ा मुझे। खुल गया और ये चीज़ें क्या है कि आपकी जल नहीं रही हैं, पहली बात है जलनी चाहिए। तो चीज़ें हमें तो ये तो बंद कर दूँगा बल्ब को फिर से। बल्ब को बंद कर दूँगा, टेप से चिपका दूँगा। आप कभी ये चीज़ें मतलब कि कहोगे कि आप झूठ बोल रहे हो, तो मैं ये अब काम भी कर सकता था थोड़ा-सा कि आपको दिखाने के लिए बल्ब बंद हो गया। तो वो कहे कि नहीं सर आप सही बोल रहे हैं, तो मैंने उसको चेंज किया। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली करना चाहिए, प्रैक्टिकल ज़रूर करना चाहिए भाई। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 30वें का, सॉरी 36वें का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 36 37 का देखिएगा। किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है भाई? भाई किस सेल को पुनः आवेशित किया जाता है भाई? प्राइमरी जो सेल होते हैं उसको पुनः आवेशित तो किया ही नहीं जा सकता। जैसे कि आपका डेनियल सेल हो गया जिसमें आते हैं और आपके जैसे शुष्क सेल हो गया जिसमें शुष्क सेल नहीं, एक तरह से कह लीजिए बोल्टी सेल हो गए, डोनियल सेल। तो ये सब जो होते हैं बेटा ये पुनः आवेशित नहीं किए जा सकते ना, इस चीज़ को याद रखना, है ना? क्योंकि ये प्राइमरी सेल के अंतर्गत आते हैं। जो निप्पो वगैरह की बैटरी आप देखते हो इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। शुष्क सेल हो गया, डेनियल हो गया, बोल्टी हो गया, तो ये सबको नहीं आवेशित किया जा सकता। लेकिन सीसा संचायक सेल बेटा जो आप देखते हो ना, जो अब तो नए रूप में सेल बनाए जाने लगे हैं बैटरी में, जो आपके मोबाइल में रखा है, उसे हम पुनः आवेशित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल किया जा सकता है बेटा, है ना? तो वो चीज़ें थोड़ी-सी हमें अलग रूप में देखती हैं। बेटा बताइए वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जा सकता है भाई, वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज मापा जा सकता है? बताना ज़रा, क्या मापा जा सकता है बेटा? वोल्ट मीटर है तो 2 बिंदुओं के बीच क्या मापा जा सकता है? 1 मिनट, 2 बिंदुओं के बीच क्या लिखा हो भाई? विभव, विभवांतर, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब ही होगा। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जा सकता है यह। ठीक है ना? विभवांतर मापा जा सकता है। भाई विद्युत धारा मापने के लिए क्या होगा बता दो तो? एनीमोमीटर किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से भी क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से भाई हवा का डायरेक्शन मेजर किया जाता है बेटा ना। विद्युत धारा किससे मापा जाता है बेटा? अमीटर, याद रखना। एनीमोमीटर अमीटर में कोई कंफ्यूज मत होना बेटा। अमीटर होता है विद्युत धारा के लिए होता है ना। अच्छा विद्युत ऊर्जा किससे मापा जाता है भाई? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए क्या? विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या है? विद्युत एक इकाई है बेटा। विद्युत की इकाई एम्पियर है। बता दो एम्पियर मापने के लिए क्या? धारा। बिल्कुल एक ही समान हो जाता है। भाई प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग नाविक करते थे। बिल्कुल बात भाई सही है, नाविक करते थे। दूरी ज्ञात करने में करते थे, या फिर समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने में करते थे, पवन की दिशा ज्ञात करने में करते थे। भाई बताइए प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग क्यों किया जाता था? भाई समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने के लिए तो किया जाता था। उसमें जो डायपोल बना होता था, इस प्रकार से बना होता था बेटा एरो। तो कभी मान लो समुद्र के बीचों बीच चले गए, तो जो इधर वाला पोर्शन था उसका तीर जिधर बना होता था उधर नॉर्थ दिखा देता था, है ना? नॉर्थ की साइड जाके खड़ा हो जाता था तो वो लोग उधर समझ जाते थे नॉर्थ है भाई। जब आपको पता है कि जब भारत की खोज होने लगी थी, भारत के पानी वाले रास्ते की जब खोज होने लगा था, तो पुर्तगाली पुर्तगाली नाविक जो था बेटा, वो क्या नाम था उसका? पुर्तगाली नाविक जो था भाई, जो एक तरह से अफ्रीका के नीचे से आया था, जिसका नाम क्या था बताइएगा ज़रा तो? वो अफ्रीका के नीचे से आया था और बाद में भारत का खोज कर लिया था, तो वो भी यही यूज़ किया था बेटा ना। बताइए उसका नाम क्या था भाई? देखिए उसका नाम थोड़ा दिमाग से स्किप कर रहा है। पुर्तगाली नाविक क्या नाम था उसका? बताना ज़रा उसका ना क्या नाम था?
वास्को डी गामा शायद नाम था ना, वास्को डी गामा ही नाम था बेटा, शायद नहीं बेटा, मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है, वास्को डी गामा ही था, ठीक है ना। नेक्स्ट 39 का राइट आंसर बेटा क्या हो जाने वाला है आपका, बता देंगे आप, राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, बी हो जाने वाला है, ठीक है ना। पवन की दिशा नहीं, पवन की दिशा तो हम एनीमोमीटर से ज्ञात करने बेटा, याद रखना, जो ट्रक वगैरह के ऊपर पहले लगा होता था, कटोरी नुमा होता था ना, तो वह होता था पवन की दिशा ज्ञात करने के लिए, उसे एक तरह से कहा जाता था दिक्सूचक। दिक्सूचक हम इसको कहते हैं बेटा, जो ये चीज़ें लेकर चलता है नाविक, है ना, चुंबक वाला, इसे दिक्सूचक कहते हैं हिंदी में। चुंबक के गुण हैं बेटा, चुंबक के गुण क्या क्या हैं आपको पता होना चाहिए। चुंबक के जो गुण है बेटा ना, उसमें चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, इस प्रकार दंड चुंबक बना होता है, यहाँ पे नॉर्थ लिखा होता है, यहाँ पे साउथ लिखा होता है, तो नॉर्थ से निकलता है रेखा, साउथ में आता है बेटा, है ना, फिर नॉर्थ से निकलता है, फिर साउथ में आता है, इस प्रकार से। तो चुंबकीय क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो चुंबकीय बल रेखाएं जहां तक फैले ना, वहीं तक के मेटल को आकर्षित करेगा भाई। बहुत छोटा सा आप मेटल चुंबक लाए हो, अब इससे कहोगे कि मैं 1 किलोमीटर की चीज़ को खींच लूँ, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, 1 किलोमीटर की चीज़ को खींच लो। तो इसका जहाँ तक पावर होगा ना, वही उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। जैसे आप किसी से लड़ाई कर लो, हम लोग क्या करते थे जब स्कूल वगैरह में रहते थे ना, स्कूल टाइम में, तो लड़ाई-वड़ाई कर लेते थे घर पे, मज़ाक कर रहा हूँ मैं कभी लड़ता नहीं था भाई, मैं बहुत बहुत सीधा-सा इंसान हूँ, मैं तो डरता था खुद ही अपने स्कूली बच्चों से, बस पढ़ने पे ध्यान देता था ना, तो कोई भी धमकी देकर चला जाता था भाई, लेकिन बाद में हमारे दोस्त उसको छोड़ते नहीं थे उसको, ठीक है। हमारा खुद एक भाई था, चाचा का लड़का था, वो खुद उसको धमका के रखता था उन सबको, भाई हमारे भाई को छूना मत, है ना, इस तरह से। तो सब ये ऐसे चलता था, मुझे बहुत डर लगता था इन सब लोगों से। तो जो चुंबक है बेटा ना, चुंबक चुंबक देख रहे हो, चुंबक के चारों तरफ वाला जो क्षेत्र है ना, चुंबक के जो चारों तरफ वाला क्षेत्र है ना, उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जहाँ तक चुंबक अपने एक तरह से जो मेटल है ना, चुंबकीय मेटल है, उसको आकर्षित कर सकता है। चुंबकीय मेटल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, है ना, यह हो गए, यह सब चुंबकीय एक तरह से क्या है बेटा, मेटल है, जिसको वो आकर्षित कर सकता है अपनी तरफ। और और क्या गुण होंगे भाई, देखना चुंबकीय जो गुण है बेटा, चुंबक के गुण और एक और हैं कि चुंबक जो है कि एक तरह से आकर्षित करता है चुंबकीय पदार्थ को, ये चीज़ें याद रखेंगे। और बेटा ये चुंबकीय बल रेखाएँ हैं, नॉर्थ से साउथ चलते हैं, याद रखेंगे, और चुंबक के अंदर किधर चलते हैं, साउथ से नॉर्थ चलते हैं, ये बात भी याद रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बता सकता हूँ इसमें, लेकिन टाइम बहुत कम है, इस वजह से हम आगे चलते हैं बेटा। चलिए, जब मैं कराऊँगा सुपर टेट का क्लास ना, उसमें बहुत डिटेल्स में बताऊँगा, बहुत डिटेल में, बहुत मज़ा आएगा, आनंद के रूप में आप इसका स्वाद लेंगे। चलिए आ जाइए। तो 40वें नंबर का जो प्रश्न होगा बेटा, इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, सी, यानी कि अ और ब दोनों। बेटा लौह चुंबक पदार्थ को अपनी ओर खींचता भी है, और जो मैंने बताया दक्षिण उत्तर से दक्षिण की तरफ चलता है। ये चीज़, यही दोनों चीज़ मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। बेटा चुंबकीय बल रेखाएँ एक-दूसरे को कभी काटती नहीं है, याद रखना। चुंबकीय बल रेखाएँ सबसे नज़दीक कहाँ पे होती हैं एक-दूसरे से? हर जगह तो पैरेलल होती हैं, जो एक-दूसरे को काटती नहीं कभी। लेकिन सबसे नज़दीक कहाँ पे होती हैं? जैसे देखिए दंड चुंबक है ना बेटा, दंड चुंबक है तो दंड चुंबक यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलता है बेटा। और एक चीज़ आपको याद होगा, फ्लेमिंग के बाएँ हाथ का नियम, है ना? फ्लेमिंग के बाएँ हाथ के नियम में आपको पढ़ा गया था, आप सभी लोग पढ़े होंगे चुंबकीय के फ्लेमिंग के बाएँ हाथ का नियम, या फिर मैक्सवेल का स्क्रूप नियम, स्क्रूप नियम। तो मैक्सवेल जब हाथ से बेटा ऐसे स्क्रूप को घुमाते थे ना, इस प्रकार से स्क्रूप बना होता था बेटा ऐसे, तो इसको हाथ से जब घुमाते थे ना ऐसे, तो उनकी सारी उँगलियाँ इस तरफ घूमती थी और अंगूठा ऊपर की तरफ रहता था। तो वो बोलते थे अंगूठा की दिशा की तरफ क्या होता था, या फिर स्क्रूप की तरफ ऐसे अंगूठा हो जाता था, और उँगलियाँ सारी इस तरफ। तो अंगुलियों को जो दिशा है ना, स्क्रूप में क्या बता रहा है, कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है। और जो यहाँ पर बेटा यह चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अंगूठा जो है उसका ना, वो विद्युत की दिशा बता रहा है। तो इससे अब अंदाज़ा लगाया गया था कि जब हम स्क्रूप को घुमाते हैं ना, मैक्सवेल ने बताया जब हम स्क्रू को घुमाते हैं तो हमारी उँगलियाँ जो है ना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, और जो ये अंगूठा है ना, ये विद्युत दिशा को बताता है ना, विद्युत में मतलब कि चुंबक एक तरह से विद्युत धाराओं की दिशा बताया, चुंबकीय धाराओं की दिशा, है ना, इस तरह से कह लो, मतलब कि विद्युत क्षेत्र वहाँ पे उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, ये चीज़ें याद रखेंगे। इसी प्रकार से फ्लेमिंग भी आए थे, फ्लेमिंग भी अपनी चीज़ों को प्रस्तुत किया था, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा। 41, चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है, भाई बताइए, चुंबकित पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है। 41 का जो राइट आंसर क्या होगा, स्पर्श विधि द्वारा, कि प्रवाह, एक मिनट आंसर न दिख जाए भाई, बस एक मिनट आंसर मत दिखना मेरे लाल। हाँ, विद्युत प्रवाह विधि द्वारा, है ना। और 41 भाई देख रहे हो, या स्पर्श विधि द्वारा, बताइए चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है। चुंबकीय पदार्थों को बेटा चुंबकित कैसे किया जा सकता है, स्पर्श विधि द्वारा किया जा सकता है क्या, बताना जरा। स्पर्श विधि द्वारा बिल्कुल किया जा सकता है भाई, स्पर्श विधि द्वारा क्यों नहीं किया जा सकता, जैसे कि आप कंघी को ले लो, रगड़ लो, तो जो कंघा है ना वो पॉजिटिव होता है, समझ रहे हो ना, पॉजिटिव हो जाएगा तुरंत। और जो आपका बाल है ना, सूखा हुआ बाल, वो निगेटिव होता है। और नीचे थोड़े थोड़े टुकड़े काट के रख लेना बेटा, उसको देखोगे तो वो चिपका लेगा, इस तरह से वो क्या हो गया, आवेश हो गया, उसमें आवेशित हो गया। यानी कि जो चुंबक बेटा, आवेश का मतलब क्या है, एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, यही तो करंट है। अगर प्लस और माइनस साथ साथ में रखोगे भाई, तो एक तरह से रिएक्शन करेगा। बिना प्लस माइनस के आप समझ रहे हो, आज की दुनिया में कुछ नहीं माने। अगर विपरीत साइन है, तभी आज बच्चे भी होते हैं भाई, ये चीज़ समझ लो, है ना, विपरीत सिग्नेचर। और विपरीत अगर बेटा मैं बात कर लूँ, जैसे कि प्लस है और माइनस है,
प्लस और माइनस, प्लस क्या करता है बेटा, प्लस और माइनस में अगर आप देखेंगे तो प्लस का काम है अट्रैक्शन का होना, प्लस का काम है अट्रैक्शन होना, प्लस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होता है। और भाई माइनस प्लस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान देना। माइनस तो अपनी जगह है, माइनस को देख के प्लस जो है उसकी तरफ आया, और जो करंट फ्लो होने लगा बेटा ना, माइनस से प्लस की तरफ फ्लो होने लगा। इस बात को याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है प्लस माइनस में से किस तरफ करंट फ्लो होता है, तो बताओगे माइनस से प्लस की तरफ करंट फ्लो होता है। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। लेकिन अट्रैक्शन किधर से किधर होता है बेटा, प्लस से माइनस की तरफ, विपरीत इसके रिएक्शन होता है बेटा, याद रखेंगे ये चीज़ें। ये आवेश के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि प्लस आवेश होता है, एक माइनस आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होता है ना, ये चीज़ें होती हैं। तो आवेश में आपको पता है कि ये आपको E इक्वल टू आवेश क्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा, एन इंटू ई होता है। ई क्या है, आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश है बेटा। कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, होता है 1.6 इंटू 10 के पावर बेटा कितना होता है, -19 गुलाम होता है। इस चीज़ को याद रखना बेटा, यही होता है, ये माइनस में होता है। लेकिन अगर प्रोटॉन पे पूछा जाता है बेटा तो बता देंगे प्लस का, यही चीज़ प्लस का, और न्यूट्रॉन पे 0 होता है। अच्छा, कौन बताएगा इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान संख्या कितनी होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 के पावर बेटा कितना होता है, -31 होता है। याद रखेंगे आप, -31 क्या बेटा, केजी होता है। इस चीज़ को ध्यान में रख लेना, केजी। ग्राम पूछता है तो घट जाएगी संख्या, क्योंकि 10 के पावर 3 से गुणा हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। और अगर ये पूछता है कि भाई प्रोटॉन का बता दो, तो बता देंगे कितना हो जाएगा, 6.67 हो जाएगा प्रोटॉन का, इंटू 10 के पावर -28 बेटा, 28 याद रखना। और 6.66 किसका होगा, हो जाएगा बेटा, या 66 बेटा रहेगा प्रोटॉन का, और 67 हो जाएगा न्यूट्रॉन का। बस यही डिफरेंस है दोनों में, आप याद रख लेंगे, ठीक है ना। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाने वाला है, 41 का बेटा सी हो जाएगा। और ब दोनों, विद्युत प्रवाह विधि द्वारा, स्पर्श विधि द्वारा, दोनों विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित किया जा सकता है। एक और विधि बता देते हैं बेटा हम आपको, जैसे कि आप कभी स्क्रू जैप लिए हो ना, जब पेंच को खोलते हैं स्क्रू जैप को बेटा, तो वहाँ पे देखते हैं कि बार-बार खोलने की वजह से जो आपका पेंचकस होता है ना, पेंचकस, वो चुंबकित हो जाता है। तो यह भी विद्युत प्रवाह, मतलब एक तरह से स्पर्श विधि द्वारा हो गया। अब विद्युत प्रवाह विधि द्वारा, जैसे कि आप देख लो कि आप देखते नहीं हो कि नींबू वाला ले लो। नींबू के आप देखते हो कि पहले लोग क्या करते थे, छोटी एलईडी होती थी, उसको नींबू में लगाकर ऐसे जला देते थे, तो जल जाता था। वो बत्ती बत्ती जलने लगती थी। तो इसका राइट आंसर इस तरह से हम ये भी दोनों लगा सकते हैं ना। तो ये चीज़ें हो गई, प्रैक्टिकल करोगे तो पता चलेगा। चुंबक के प्रकार बता दो भाई, 2 प्रकार के चुंबक होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चुंबक का प्रभाव अधिक दिनों तक रखा जा सकता है भाई, चुंबक का प्रभाव अधिक दिनों तक रखा जा सकता है। चुंबक को गर्म नहीं किया करना चाहिए। चुंबक को अगर जितना ज़्यादा गर्म करेंगे उतनी ज़्यादा वह क्या होगा, उसकी चुंबकत्व क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो बनाए रखने के लिए क्या होगा, चुंबक को अधिक गर्म मत करिए, यह बात सही है। चुंबक को ठोकना पीटना नहीं चाहिए, बिल्कुल ठोकेंगे पीटेंगे तो उसमें क्षरण होगा, वो चीज़ें भी नुकसानदेह हैं चुंबक के लिए। उससे क्या होगा, उसकी चुंबकत्व नष्ट हो जाने का डर बना रहेगा। और स वाला देखेंगे, यानी कि सी वाला आप देखेंगे तो उसमें क्या होगा, 2 चुंबकों को रगड़ना नहीं चाहिए। अगर दोनों चुंबक रगड़ खाएँगे तो उसमें क्या होगा, क्षरण तो उत्पन्न होगा भाई, इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी के सभी विधि क्या हैं, हमारे सही बता रही हैं, रगड़ेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, गर्म नहीं करेंगे, जिससे कि चुंबकत्व अधिक दिनों तक बना रहेगा। ठीक है ना? अगर यहाँ पे नहीं हटा दो तो सब के सब गलत हो जाएँगे फिर। इसका राइट उत्तर कुछ नहीं होगा। एबोनाइट की छड़ भाई, एबोनाइट की छड़ को अगर रेशम में रगड़ते हो तो भाई बताओ क्या होता है? धनावेशित हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, दोनों आवेश हैं। भाई बताओ क्या हो जाता है? इसको, ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है भाई, इसको कोई भी बता सकता है भाई। बताओ, ऋण आवेशित ना होगा भाई। जो एबोनाइट की छड़ है अगर उसको रेशम में रगड़ें तो क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा भाई एबोनाइट का छड़, और रेशम क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हो ना ये चीज़ें? क्योंकि जो एबोनाइट का छड़ है वो पॉजिटिव है, और रेशम का छड़ मतलब कि जो रेशम है ना वो नेगेटिव है। जब आपस में दोनों रगड़ खाएँगे तो एबोनाइट का जो होगा ना वह ऋण आवेशित हो जाएगा, और जो रेशम है ना वो धन आवेशित हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना है ना। धन आवेशित, धन मतलब कि धन है पहले से। जब नेगेटिव में रगड़ दिए तो नेगेटिव वाला क्या हो गया, धन आवेशित हो गया, और पॉजिटिव वाला क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया बेटा। ये चीज़ें दिमाग में रख लेना, और ये कॉन्सेप्ट है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? भाई आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना। और इसमें फार्मूला यूज़ होता है Q इक्वल टू N इंटू ई होता है बेटा, इस चीज़ को याद रख लेना, ठीक है ना? पॉजिटिव में आपका इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव में प्रोटॉन और नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन आ जाता है। 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं चीज़ें? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भाई आप बताते चलोगे। उसमें अच्छा Q इक्वल टू N ई जो लिख रहे हैं उसमें N क्या है? वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बेटा, याद रखेंगे ना? चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। चुंबक द्वारा क्या आकर्षित? भाई काँच का बुरादा आकर्षित होगा भाई, बताओ क्या आकर्षित होगा? ये तो सिंपल सा प्रश्न है बेटा, लोहे का बुरादा दे दे, चाहे कोबाल्ट का बुरादा दे दे, चाहे आपको निकल का बुरादा दे दे, निकिल का। तो ये चीज़ें आप लगा सकते हो ना। चुंबक प्रभाव आर-पार नहीं निकल पाता
है, बताओ चुंबकीय प्रभाव आर पार किसके नहीं निकलेगा भाई? भाई कांच की मिट्टी के, कांच की पट्टी से आर पार नहीं निकलेगा, लोहे की चादर से भाई आर पार तो निकलेगा ही निकलेगा, कागज से भी देखोगे, पतला कागज होगा तो दोनों तरफ अगर चुंबक चिपकाओगे चिपक जाएगा, लकड़ी के तख्ते से भी हल्का हल्का पकड़ेगा। लेकिन अगर कहा लिया जाए कांच के पट्टी से आर पार निकल जाए तो यह संभव नहीं है भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बेटा। भाई लोहे की चादर से चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है, बताइए इसमें क्या होगा? नहीं निकल पाता है बेटा, नहीं ये पूछा जा रहा है ना भाई। इसका राइट आंसर तो कांच की पट्टी ही होगी। एक मिनट बेटा, इसका राइट आंसर ए लगाना, तो ए लगाना राइट आंसर बेटा। इसका राइट आंसर ए लगाना, क्योंकि इससे भी हल्का फुल्का हो जाएगा, बहुत पतला रहेगा ना तो हो सकता है। ये बेटा बी ए ही होगा। बहुत सारे बच्चे बी लगा लगा दिए होंगे गलती से, और मैंने भी जैसे गलती से लगा दिया ना, वैसे बच्चे गलती से बी लगा देंगे, है ना। क्योंकि भाई ये इस दोनों में देखने को मिलता है, जैसे आप लकड़ी में देखते हो, लकड़ी मोटी है तब भी थोड़े बहुत मतलब बहुत पतली है तो थोड़े बहुत पकड़ लेगा, उसी प्रकार से कांच में भी देखेंगे ना पकड़ लेगा। लेकिन लोहे में आपको लगता बस है, लोहा पकड़ता है भाई। वो कांच मतलब एक तरफ आप चुंबक लगा दो ना, दूसरी तरफ चुंबक की प्रभाव नहीं जाता है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, ठीक है ना। भाई काफ़ी ठोस है ना, इस वजह से। चलो, अनुचुंबकीय पदार्थ है भाई। चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? चुंबकीय पदार्थ जिसे चुंबक खींच ले, अनुचुंबकीय पदार्थ जिसे चुंबक ने खींच पाए भाई। तो बताओ इसमें निकिल चुंबकीय पदार्थ है, यह नहीं होगा इसका राइट आंसर। कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ है, इससे ये नहीं होगा। नहीं, सोना, सोना क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है भाई, जिसको चुंबक नहीं आकर्षित कर सकता, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक बेटा, ठीक है ना। दैनिक जीवन में प्राय कितने प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग होता है भाई? दैनिक जीवन में कितने प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग होता है, कौन बता सकता है? विद्युत धारा का प्रयोग कितनी प्रकार से होता है भाई? कितनी प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग होता है बेटा? दो प्रकार की होता है बेटा, है ना। बी इसका राइट आंसर है। कितने प्रकार से? दो प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग होता है। एक भैया बताओ आप, और दूसरा भी बताओ आप भाई। बताओ कौन कौन से होते हैं, मैं देख लूँ जरा सा। दैनिक जीवन में प्राय कितने प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग होता है बेटा? एक होता है आपका एक तरह से बताओ तो, चुंबकीय धारा एक प्रकार से आपकी कौन कौन सी होती हैं? दो प्रकार की होती है ना। एक बेटा बताओ कौन कौन सी होती हैं? देखो बहुत आसान सा ये न्यूमेरिकल है, चलो आपके लिए छोड़ देते हैं, अभी तो मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था। सेल, सेल के प्रकार बताओ भाई। सेल दो ही प्रकार के होते हैं, एक द्वितीयक सेल, एक प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल भैया वही आ जाते हैं डेनियल और प्लस वगैरह वगैरह वगैरह। शुष्क सेल भी इसके अंतर्गत आ जाता है, जिसको हम चार्ज नहीं कर सकते, ये चार्जेबल नहीं होते हैं। द्वितीयक सेल जो होते हैं भाई चार्जेबल होते हैं, ये एक तरह से वोल्टी सेल का काम करता है बेटा, याद रखेंगे, है ना ये चीज़ें, ठीक है। जिससे हमारा बैटरी हो गया, बैटरी का सेल हो गया, ये सब तो याद रखेंगे बेटा। नेक्स्ट आ जाइए 51, 51 देखिएगा। बस करें कि इसके आगे? भैया मुँह दुखने लगा मेरा तो 1 घंटे तक। बताओ भाई। बताओ क्या किया जाए? 50 पे रोक दिया जाए कि 51 से नेक्स्ट? क्योंकि हम पढ़ाएँगे तो बहुत डिटेल में पढ़ाएँगे, है ना? हमसे भागने का मतलब उम्मीद ही मत करो कि भागते-भागते पढ़ाएँगे। जब पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है भाई। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग कहाँ पे होगा भाई? विद्युत मीटर में, कि विद्युत फ्यूज़ में, विद्युत प्लग में, स्विच में? भाई स्विच में तो कोई सवाल ही नहीं हो जाए। है ना? स्विच में विद्युत ऊष्मा का उपयोग करोगे इसमें, विद्युत मीटर में करोगे बेटा, फ्यूज़ में करोगे? फ्यूज़ में करोगे क्या? विद्युत प्लग में किस में करोगे बताओ ज़रा तो? इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? 51 का जो राइट आंसर है क्या हो जाने वाला है? भाई इसका राइट आंसर सी ही होगा, विद्युत फ्यूज़ में ही होता है। बच्चा फ्यूज़ बनाने का तरीका क्या होता है बेटा? फ्यूज़ किससे बनता है? देखो विद्युत मीटर में नहीं होता है, स्विच में भी नहीं होता है, प्लग में नहीं होता है। इन दोनों में तो कदापि नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। फ्यूज़ ही होगा, विद्युत ऊष्मीय प्रभाव यही उपयोग करता है। बेटा देखना ज़रा, फ्यूज़ का एक तरह से फ्यूज़ का क्वालिटी, फ्यूज़ के गुण क्या होते हैं? जैसे आप फ्यूज़ आप घर में लगाए हो तो उसका क्यों फ्यूज कहोगे आप? पहली बात है फ्यूज का क्या उपयोग है? अप्लायंसेस को सुरक्षा प्रदान करना। और फ्यूज कैसे बनता है बेटा? फ्यूज मतलब कि आपको पता होगा रेजिस्टेंस मतलब कि प्रतिरोध। तो फ्यूज बनाने के लिए हमको प्रतिरोध की ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, कम मात्रा की? तो कहोगे भाई फ्यूज बनाने के लिए हमको प्रतिरोध की ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि प्रतिरोध जहाँ पर है वहाँ पे करंट बहुत कम पाएगा भाई। प्रतिरोध का उल्टा ही तो होता है भाई करंट। तो क्योंकि हमको पता है आर इक्वल टू वी बटे आई होता है, आर इक्वल टू वी अपान में आई होता है ओम के नियम से। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, लेकिन जो आर होता है ना, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा करंट, समझ रहे हो ना? अगर आप प्रतिरोध बढ़ाते हो तो करंट घटेगा, ये चीज़ दिमाग में रख लेना, ठीक है ना? अगर आप प्रतिरोध बढ़ाते हो तो करंट घटेगा, या फिर करंट बढ़ाते हो तो प्रतिरोध बढ़ेगा बेटा, समझ रहे हो? ये घटेगा करंट तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर करंट बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भैया ऑटोमेटिक घटने वाला है, अगर करंट घटाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ये चीज़ें। तो ये तो हो गया यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। और दूसरा एक और गुण होता है भाई फ्यूज का, गलनांक भाई। बताओ गलनांक ज़्यादा रहना चाहिए, कम रहना चाहिए इसका? भाई गलनांक यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट इसकी होनी चाहिए वो हमें हमेशा हमेशा कम होनी चाहिए भाई। जैसे ही ज़्यादा वोल्ट का या फिर ज़्यादा पावर आ गया करंट का, है ना? तुरंत का तुरंत ये पिघल जाए, जिससे कि घर के अप्लायंसेस सुरक्षित रहें, और ये कट आउट हो जाता है, कट आउट गिर जाता है ना?
तो बाद में हमारी अप्लायंसेस सुरक्षित बच जाते हैं। तो यह था इसका गुण बेटा। अब इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। देख लीजिए 51 तक हमने किए हैं भाई, 50 से ₹51 पंडित को दान जो देते हैं, वो हमने दान दे दिया। ठीक है, दक्षिणा हो गया है। अब आगे का जो कार्य है प्रारंभ हो चुका है, खत्म भी हम करेंगे बेटा। मात्र 3 से 4 दिन हो सकता है लग जाए। थोड़े सिस्टम है ना, देख रहे हो मोबाइल में किस प्रकार से दिख रहा है, इस वजह से मुझे मोबाइल से बनाना पड़ रहा है चीज़ों को। और आपको ऐसे ही दिया जाएगा तब तक, थोड़े से सिस्टम सही नहीं होते हैं जब तक। तो प्लीज़ कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वही चीज़ है ना? सारी चीज़ें वही है। तो आपको इसको शेयर करना है और एक बार 2 बार रिवाइज़ करते चलना है। जो चीज़ें आपको डाउटफुल है, वो चीज़ें सही हो जाएँगी और आगे भी यह है कि अंत होगा, जब शुभारंभ हो चुका है, तो अंत भी होगा ना? चलिए, धन्यवाद आप सभी का।